नमस्कार। एडुटेरिया में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक और मौका है मेरे पास कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि एडुटेरिया से सफलता की कहानी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस फाउंडेशन बैच से कई सारे अधिकारी चयनित हुए और एक बार फिर दोबारा दूसरे फाउंडेशन बैच से हम कुछ स्टूडेंट्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे जो अब अधिकारी बन चुके हैं। तो सभी का यहाँ पर स्वागत भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा। चलिए मुलाकात करते हैं उन सभी लोगों से। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा ऋचा कुमारी आरो। चलिए आपसे प्रश्न की श्रृंखला आगे जारी रखेंगे, लेकिन और भी जो सदस्य उनको बुला लेते हैं। जूही रजक, सप्लाई इंस्पेक्टर हैं आप। चलिए इस क्रम में आगे मैं बुलाना चाहूँगा अनीता कुमारी जी को, और ये हैं सब इलेक्शन ऑफिसर। अगला नाम है आंचल राज जी का और डीएसपी हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए और अभी भी सच बात तो ये है कि सम्मानित हम लोग इन लोगों को कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हम लोग को सम्मानित किया। बिल्कुल सम्मानित भी और गौरवान्वित भी। सही। और इस क्रम में एक और नाम है और मैं उनको बुलाना चाहूँगा समीर कुमार जी, आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर आप चयनित हैं। मंच जरूर थोड़ा बहुत छोटा पड़ सकता है, लेकिन जुनून नहीं, आप देख सकते हैं। मैंने तो अपने जाने हम लोगों ने बड़ा ही बनवाया था। लेकिन सफलता और बढ़ती जा रही है सर की टीम के मार्गदर्शन में और आपके मार्गदर्शन में। अब हम आगे ये चर्चा करेंगे कि जो हमारे ये सारे सफल विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी रहे थे, जो अब यहाँ पर अधिकारी बन चुके हैं, और ये हमारे फाउंडेशन बैच के, नए फाउंडेशन बैच के, अगले फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं। तो मैं सबसे पहले एक एक करके पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एडुटेरिया में ही आपने आने का निर्णय क्यों लिया? सर, मैं प्रवीण सर से 2019 से जुड़ी थी और यहाँ पे जैसे मुझे पता चला कि एडुटेरिया ओपन हुआ है तो मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, सोचना भी नहीं था कि हम कहीं और जा सकते हैं। तो सीधे सीधे यहीं पे राजीव नगर सेंटर पे एडमिशन लिए सर। आपने राजीव नगर सेंटर पे एडमिशन लिया और फाउंडेशन बैच से आप यहाँ पर लगातार हैं। प्रवीण सर, आप इन स्टूडेंट्स की सफलता के बारे में कुछ? एक्चुअली जब बैचेस चल रही थी तो उस दौरान मेरी क्लासेस होती थी, तो मैं सिंपल सा यही सुझाव देता था कि आपको जो टास्क दिया जाता है, जो आपको बताया जाता है, उसको अगर आप सिंसियरली घर पे फॉलो करें तो आज न कल आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि ये 69th मेंस में जुड़ी थी और मेंस में इनको असफलता भी हाथ लगी थी, ऋचा को, मुझे याद है। तो थोड़ी निराश थी, बहुत निराश थी। तो मैंने उनको इस समय यही सलाह दिया था कि आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। हो सकता है कभी थोड़ी सी हमारी कमी रह गई, या कभी होता है कि किस्मत में नहीं है, तो चलो एक और अटेम्प्ट अच्छे से देते हैं। और आज है कि सफलता है, और खुशी की बात यह है कि इन्होंने अगली मेंस भी दे रखी है। तो आपको निरंतर प्रयास करना होता है और उस प्रयास में आज न कल तो सफलता मिलती ही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ये अपने आप में खुशी का मौका है। कितनी खुशी महसूस कर पा रही हैं आप? जब मैं आई थी मेंस के लिए एडुटेरिया में, तो पहला टेस्ट में मेरा 8 नंबर आया था, और उस 8 नंबर से लेकर आज कट ऑफ में आना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो अभी आप ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। एक्चुअली हुआ ये था कि ज़्यादातर छात्र, क्या हुआ था कि जब पीटी का रिजल्ट आया तो उसके बाद उन्होंने मेंस के लिए हमारे यहाँ रीच आउट किया, और उससे पहले मेंस पर कोई काम नहीं कर रहे थे, पीटी पर ही सिर्फ काम किया था, कभी मेंस को सोचा नहीं उस तरीके से। तो जब वो आए, पहले क्लासेस हुई, उनको टेस्ट हुआ, वीकली टेस्ट, तो जहाँ अच्छे स्टूडेंट जो पहले से हैं उनको 80 नंबर आ रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको 8 नंबर आ रहा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन का दौर था, लेकिन फिर भी मैंने उनको यही बताया कि आपको ये रेगुलर रखना पड़ेगा। अगर लास्ट तक टिके रह गए
तो आप कर लेंगे। और इन लोगों ने जी जान लगाया, जो 3 महीने का समय था उसमें जी जान लगाया, और उसका फायदा ये मिला है कि आज ये सफल हुई हैं। सफल हुई हैं। तो आप किस ब्रांच से जुड़ी थी यहाँ पर? मैं दिनकर गोलंबर से। दिनकर गोलंबर ब्रांच से जुड़ी थी। लगभग जो है वहाँ पर कितने घंटे की रोज पढ़ाई होती थी? 4 घंटे 2 क्लास रोज होते थे। अच्छा, तो अभी आप किस पद पर चयनित हुई हैं, और एक बार अपना शॉर्ट परिचय फिर से दे दीजिए। मेरा नाम जूही रजक है और मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अभी सिलेक्टेड हुई हूँ और मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, और एक बार आप अपना छोटा सा परिचय बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि आप किस शाखा से यहाँ से एडुटेरिया से जुड़ी थी। सर, मेरा नाम अनीता कुमारी है और मैं 70 बीपीएससी में सब इलेक्शन ऑफिसर के पद पे मतलब चयनित हुई हूँ अंतिम रूप से, और मेरा घर होम डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज है और मैं दिनकर गोलंबर शाखा से जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो आपने लगभग कितना समय बिताया होगा ऑन एन एवरेज पर डे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, फाउंडेशन बैच के कार्यक्रम के दौरान? सर, लगभग 6 आवर्स। 6 आवर्स डेली। थकती नहीं थी आप? नहीं सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 2 घंटे में ही लगता है बहुत हो गया। सर, 6 आवर क्लासेस में और बाकी जितने टाइम बचते थे सेल्फ स्टडी में क्योंकि बिहार में एक और भी चीज़ रहती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई सारी गर्ल्स हैं जॉब अधिकारी बन गई हैं, और एक ये भी रहता है कि हम तो लड़कियाँ हैं, कैसे हम मेहनत करेंगे, कैसे हम इतनी दूर तक जा पाएंगे। वो चैलेंजेस थे आपके पास? जी सर। कैसे टैकल मैं किया? एक गांव से अपने गांव की पहली लड़की हूँ जो एक एएसआई स्टेनो पद पे चयनित हुई, उसके बाद यहाँ तक का सफ़र को पूर्ण की, और ये मेरे लिए बहुत टफेस्ट था, मतलब गांव की पृष्ठभूमि से निकल कर यहाँ तक पहुँचे। बहुत बढ़िया। और ये मैं आपके थ्रू जो ये मैसेज जा रहा है जो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो नहीं इस तरीके की समस्या को हैंडल कर पाती हैं, शायद अब आपको देख के उत्साहित होंगी। जी सर। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और पूछना चाहूँगा आपसे कि एडुटेरिया के प्लेटफॉर्म पे ही आपने कैसे अपने आप को रखा कि हमें यहाँ पे आना है, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट और इतने सारे स्टडी मटेरियल और इतनी सारी दूसरी जो चीज़ें अवेलेबल हैं स्टडी के लिए, उन सब के बीच में एडुटेरिया पे भरोसा करना। सबसे बड़ी बात कि मैं जब वन लाइनर एग्जाम का तैयारी प्रिपरेशन करती थी तो सर की हिस्ट्री का वीडियोस यूट्यूब पे देखती थी, उसी से, हाँ प्रवीण सर की, उसी समय से प्रेरित थी, और जब मैंने बीपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो सर से जुड़ी रही। और मुझे लगता है कि सर बहुत ईमानदारी से सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, इरेलीवेंट बातों पे और भटकाऊ कंटेंट नहीं देते हैं। मैं इस पे आगे भी आप लोगों से भी मुलाकात करूंगा। मैं समझता हूं कि सर के साथ मैं कई बार अलग अलग सेमिनार्स में भी गया, और ये समस्या सर कई बार अमृतसर देखने को मिलती है कि बीइंग अ फीमेल कितना बड़ा चैलेंज होता है, और सही इंस्टीट्यूट अगर उनको मिल जाए तो वो सही दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। ये मैंने भी कई बार इसको मेंशन किया है जी। और ख़ास तौर पर जब बिहार में बात कर रहे हैं तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, तो मैं अपना माइंडसेट भी बता सकता हूँ कि मेरी बहन जब कॉलेज में छोड़ने जाता था तो छोड़ने जाता था, और लेने जाता था तो लेने जाता था। अकेले आने जाने में हमारी सांस फूल जाती थी। तो कहने का मतलब है कि हर पेरेंट के दिमाग में एक रहता है कि बच्चा यहाँ से दूर जाकर अगर पढ़ाई करेगा, मेरी बच्ची, तो थोड़ा सा दिमाग में तनाव तो रहता ही। देखिए, आज की तारीख में इस चीज़ को तकनीक ने बहुत हद तक सॉल्व किया है, और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में एक तो अब लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, दूसरा जिस संस्थान में आप पढ़ रहे होते हैं वो संस्थान भी आपको भरोसा दिला देता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, और इतने अच्छे लोग हैं कि आप सिर्फ संस्थान में पढ़ नहीं रहे। जैसे इन्होंने बताया कि 6 घंटे बिता रहे हैं, तो 6 घंटे बिता रहे हैं मतलब समझिए दूसरा घर है। सही बात। जब बिता रहे हैं तो बहुत भरोसे के साथ बिता रहे हैं। और उसके बाद भी मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ एडुटेरिया के पूरे इस इकोसिस्टम में सबसे जो बातचीत हुई कि इनकी समस्याएं सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप आई हैं तभी तक की समस्याएं टैकल होंगी, उसके बाहर भी अगर कोई परेशानी आती है, मैं सही बोल रहा हूँगा, जो लोग भी फाउंडेशन के, क्योंकि आप सारे लोग हैं, तो टीम तत्पर रहती है, और यही एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये भरोसा जमता रहता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैम, एक बार प्लीज़ अपना शॉर्ट परिचय दीजिए, और ये ज़रूर बताइए कि आप किस शाखा से थी एडुटेरिया के? सर, मेरा नाम आंचल राज है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद है जी, और मैं यहाँ बोरिंग रोड पे मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज़ लिया था जी। और सर अभी मैं डीएसपी के पद पे चयनित हूँ। आपने यहाँ पे एडुटेरिया में किस कोर्स में अपने आप को रखा था? सर, एक लेखनी सीरीज़ थी एडुटेरिया की, जो कि मैंने ऐसे ही ले लिया था कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ख़ास करके अमित सर के गाइडेंस में
जो उन्होंने डाउट सॉल्व किए या फिर करंट अफेयर्स में खास करके जो उन्होंने हेल्प की मेरी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम में। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ एडिटोरिया के पूरे टीम का और ख़ास करके अमित सर का। वेरी गुड सर। जो अभी मैम बता रही थी उस संदर्भ में मेरे मन में एक डाउट है कि जैसे कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते होंगे, कई बार ऐसा भी होता होगा कि कई अन्य जगहों से भी प्रयास करके बच्चे आ रहे हैं, कई बार सेल्फ स्टडी करके बच्चे आ रहे हैं। कैसे मतलब हम अपनी संस्था में क्या इन्वायरमेंट ऐसा दे देते हैं जिससे उनका यहाँ पे भरोसा जम जाता है एकदम? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि एक मेंटर, एक टीचर के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए जी। वो बच्चे कहाँ समस्या में है ये उनको पता होना चाहिए। अगर टीचर को नहीं पता है तो वो किसी जीवन में उनका समाधान नहीं कर सकते। और टीचर को कब पता होता है? जब उसी रास्ते पर उसी जलन के साथ वो खुद गुजरे हों तो वो पकड़ सकते हैं कि कहाँ वो फंसेंगे जी। तो ज़्यादातर सिविल सर्विसेज में आने वाले छात्र मेंस में फंसते हैं। पीटी में भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जब वो मेंस में आते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत ही धुंधला रास्ता दिखाई देता है। पीटी में बहुत हद तक वो समझ जाते हैं क्या करना है नहीं करना है, लेकिन जब मेंस में आते हैं तो एक धुंधला रास्ता दिखाई देता है। वहाँ पर थोड़ा पुश बैक, उनको एक अच्छा कंटेंट, उसको एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा मेंटरशिप बहुत हद तक उनको सही रास्ता दिखाना शुरू करता है। और फिर उस पर वो अगर निरंतर चलते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, तो वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई छात्र अगर आ गया और वो कहता है कि सर हमें पास करा दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको जो करना है सर कर दीजिए मेरे लिए जी। तो ऐसा कभी संभव नहीं है। छात्र भी उतनी ही ईमानदारी से प्रयास करते हैं घर पे जी। जो उनको बताया जाता है, जो आंसर राइटिंग कराया जाता है, जो टेस्ट कराया जाता है, कंटेंट दिए जाते हैं, उस पर उनको उतनी ही ईमानदारी से मेहनत करना पड़ता है। और निश्चित रूप से वो मेहनत फिर रंग लाती है और वो दिखता है और उसी की खुशी चेहरे पर झलकती है जब वो पास होते हैं, क्योंकि अपनी मेहनत का पसीना सूखता है तो उसका मजा कुछ और ही होता है, उसकी ठंडक भी कुछ और ही होती है। चलिए मैं एक बार आपकी तरफ भी आऊँगा सर। एक बार आप भी अपना शॉर्ट परिचय दीजिए और ये ज़रूर बताइए कि आप इस संस्था के किस शाखा से जुड़े थे। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम समीर कुमार है जी। समीर, मैं औरंगाबाद ज़िले से हूँ। अच्छा। और सर मेरा सिलेक्शन अभी रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। सर मैं दिनकर गोलंबर सेंटर से जुड़ा था और मेंस का जो समर्थ प्रोग्राम शुरू हुआ था, चूँकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे मेंस के बारे में सच में कोई आइडिया नहीं था, मैं ज़ीरो से आया था। लेकिन एक तरफ मैंने पीटी जब दिया था तो सर मिलाने के बाद बढ़िया मार्क्स आए थे, लेकिन सर इंस्टीट्यूट खुल नहीं रहा था। मैं डेली फ़ोन करता था एडिटोरिया में और डेली यही रिप्लाई मिलता था कि अभी जब तक आंदोलन चल रहे हैं अभी रुकिए रुकिए। फाइनली सर 7 तारीख को क्लास ओपन हुई और मैं 7 तारीख को ही पहुंच गया था। अच्छा। और डे 1 से सर ने पहले दिन लिया था इंट्रोडक्शन क्लास और उसमें उन्होंने बताया था कि जब तक तुम जिस्ट नहीं बनाओगे और जब तक तुम 3-4 बार प्रैक्टिस करके टेस्ट में नहीं बैठोगे तो मुश्किल है ये काम करना। मैंने सर पहले दिन से ही 1 हफ्ता तक मैंने वो करके देखा और सर पहला टेस्ट मैं दिया था, फर्स्ट बार मेंस लिख रहा था और सर रैंक 6 आई थी मेरे टेस्ट में। और मुझे लगा कि बस यही रास्ता है और अगर मैं इस पर चलता रह गया तो पहुंच जाऊंगा। सर सच में मैं पहुंच गया सर। तो बहुत बहुत बधाई एक तो। लेकिन यहीं से एक और जिज्ञासा भरा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि अभी आपने कहा कि संस्थान जाते थे, किसी आंदोलन के कारण शायद वो ओपन नहीं हो पा रहा था और फिर आप अचानक मतलब पहुंचे और पहले दिन ही आप संस्थान पहुंचे। यस सर। मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि इसी संस्थान का आप वेट क्यों कर रहे थे? सर जो गैपिंग थी बीच में प्रीलिम्स और ये विवाद के बीच में, उस टाइम पे सर मैं पूरा रिसर्च करता था दिल्ली के इंस्टीट्यूट का, पटना के इंस्टीट्यूट का, और फिर मैं ढूंढता था कि जो मुझे चाहिए कि मुझे कोई एक ऐसा रास्ता दिखे जो क्लियर रास्ता दिखे। ऐसा नहीं कि सर जैसे मैं कई कई टीचरों का मैंने देखा तो सर वो जैसे समाजवाद पे पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं, वो बताते नहीं थे कि मैं इसका इंट्रो कैसे लिखूँ, मेन बॉडी कैसे लिखूँ, निष्कर्ष कैसे लिखूँ। और सर का 3-4 साल पहले का वीडियो था यूट्यूब पे जिसमें सर ने एकदम प्रॉपर बताया था कि ऐसे करना है इसकी शुरुआत। और फिर मुझे लगा कि यही तो मुझे चाहिए था और सर फिर मैं पहुंच गया यहाँ एडिटोरिया। बहुत बढ़िया। फिर आगे का सफ़र? आगे का सफ़र सर वही क्लासरूम करता रहा मैं। पूरे परेशानी हुई 3 महीने 4 महीने ये भी एक बार पूछा जाए क्योंकि 4 महीने मेंस का दौर कम नहीं होता है, तो 4 महीने में क्या परेशानियां भी झेलनी पड़ी, कितना स्ट्रगल हुआ, कितने घंटे पढ़ाई करने पड़ गए थे उस समय? सर शुरुआत में तो मैं सुबह 6 बजे उठता था और फिर क्लासरूम पहुंचता था 8 बजे, 1 बजे जाती थी क्लास में,
2 बजे मैं सर वापस एडिटोरिया के लाइब्रेरी में ही पहुंचता था। वहाँ से सर फिर मैं 10 बजे रात को जाता था या 9 बजे रात को जाता था, और जिस्ट बनाना, प्रैक्टिस करना सर, ये डेली का वर्क था मेरा जो क्लासरूम चल रहा है। लास्ट टाइम पे सर कुल मिला के मुझे लगता है कि 20 या 22 स्टूडेंट ही बचे थे। अधिकांश लोगों ने क्लास छोड़ दिया था, क्योंकि हो सकता है कि उनकी अपनी कैपेसिटी हो कि वो सेल्फ स्टडी कर लें, लेकिन मुझे हमेशा रहता था कि मैं क्लास छोड़ दूंगा तो फिर कुछ सब्जेक्ट छूट जाएंगे मेरे, छूट जाएंगे सब्जेक्ट। तो इस वजह से मैं क्लास लास्ट तक करता रह गया था सर। और अभी अंतिम रूप से सर रेवेन्यू ऑफिसर पे हूँ, तो सर इसके लिए सर का और टीम एडिटोरिया का सहृदय आभार है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद है सर। तो बीइंग अ बॉय आपने तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर ली होंगी, बीइंग अ गर्ल आपने मैम ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की होंगी, और ये भरोसा जमना एडिटोरिया पे कि यहाँ पर हम सुरक्षित और सही तरीके से पढ़ पाएंगे? सर जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने जैसा बताया कि मैंने बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट सीरीज़ लिया था, लेकिन जब मैं यहाँ आई और जब मेरे को डाउट्स आने लगे, और फिर यहाँ पे जो टॉपर्स होते थे उनके जो नोट्स वगैरह हम लोग को प्रोवाइड की जाती थी, तो उसकी कॉपी से मैं अपने कॉपीज़ को मैच करती थी, फिर डाउट्स लेके जाती थी कि सर मेरे कॉपी में आखिर ऐसा क्या कमी है, या फिर इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी कॉपी में मार्क्स क्यों कम है मेरे। तो फिर सर ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा। या फिर यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि फैकल्टी बस क्लासरूम तक सीमित नहीं है, यहाँ पे सारे लोग, आप कभी भी अगर मैं व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अगर मैं मैसेज करती थी, टेक्स्ट करती थी सर को, तो वो हमेशा उसका रिप्लाई करते थे जब भी वो सीन करे, बीइंग प्रोवाइडेड कि सर लोग हमेशा बिजी होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। तो मेरा ये डाउट्स वगैरह जब क्लियर होना स्टार्ट हुआ, तब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि नहीं, ये स्टेप तो मैंने बहुत सही लिया था कि यहाँ ज्वाइन किया। एंड मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई 2 चीज़ जो सबसे बेस्ट लगी हो आपको एडिटोरिया की आपकी तैयारी के दौरान, कोई 2 चीज़ या एक चीज़ भी जो सबसे बेस्ट आपकी तैयारी के दौरान? सबसे बड़ी सर नोट्स हमको सबसे अच्छी लगी, और वीडियोज। नोट्स पे आपका एकदम भरोसा जमा जी सर। और इसके बाद वीडियोस पे भरोसा जमा? ये 67 से मेरा भरोसा है। उसके करंट अफेयर जो वार्षिकांक आते थे वो उससे मैं हमेशा पढ़ती हूँ। अच्छा, जो जैसे बुक्स वगैरह यहाँ से प्रोवाइड की जाती थी, तो उसमें पूरा आपका भरोसा था? जी सर। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और मिरर दर्पण करके कुछ मिरर करके मीन्स उसके लिए पूरा मैं उसी को फॉलो की। अच्छा। उसके अलावा किसी को नहीं। और इसी तरीके के प्रश्न के साथ अगर मैं आपके साथ आना चाहूँ मैम, तो जैसे घर से कितना दूर पड़ जाता होगा आपका घर और यहाँ आपकी तैयारी के दौरान? मैं यहाँ पे रूम लेकर रहती थी, ठीक है, तो वहाँ से मुझे आने में 20-25 मिनट लग जाते थे। तो ये तो हो गया केवल आने जाने का सफ़र, और बाकी आपने भी 6 से 7 घंटे डेली यहाँ पर बिताए होंगे। फिर बाकी सारी चीज़ें घर पे रिवीजन प्रोग्राम कैसे? यहाँ से मैं जाती थी थक हार कर, तो मेस में खाना खाना, फिर उसके बाद लगता था सो जाऊँ, बॉडी रेस्ट मांग रही है, लेकिन फिर लगता था नहीं, अगर मैं एक दिन सो गई तो फिर मैं एक दिन पीछे हो जाऊँगी, और एक दिन पीछे के कारण मैं क्या पता मैं फाइनल में ना आ पाऊँ। तो उसके लिए मैं जो रूटीन बनाती थी, फिर मैं वो टारगेट रखती थी, उसको करती थी। और जैसा सर क्लास में बताए थे कि एक चीज़ को आप 3 बार लिखो, और उस चीज़ को आप लिखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे सर बताते थे वैसे मैं करती थी। आप किस किस प्रोग्राम से जुड़ी थी यहाँ पे? मैं समर्थ बैच से जुड़ी थी। समर्थ बैच से? मेंस। समर्थ का मेंस का बैच है? मेंस बैच था, मतलब फाउंडेशन मेंस बैच उसको हम लोग बोलते हैं, और उसके साथ लेखनी यानी आंसर राइटिंग साथ में कंपलसरी होता है। कि यानी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लास करेंगे और आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपको टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है उसी तरीके से जैसे बाकी लोग करेंगे। तो वो दोनों इन लोगों को करना मजबूरी थी। कई बार इन लोगों का मन नहीं भी होता था, हम जबरदस्ती नहीं करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो नहीं होगा, तो ये फोर्स करना पड़ता था। तो इसमें सर आगे आपका दिशा प्रोग्राम भी इसमें ऐड था? हाँ, दिशा के बारे में मैं एक यूनिक चीज़ बताना चाहूँगा। दिशा ऐसे नॉर्मली था कि जो हमसे बच्चे मिलना चाहते हैं वो मिलते थे, सभी लोग मिले भी आकर के दिशा के दौरान। मैंने गाइड किया कैसे करना है जी। इनके लिए जो फाउंडेशन बच्चे थे उनके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कदम उठाया था, जो कि ये सारे बच्चे अवगत होंगे कि इनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया था, कि टाइमिंग दिया गया था, जगह दिया गया था। सारे बच्चे आते थे, उसमें 5-5 की टीम बनती थी, उसमें एक हमारे टीचर रहते थे, और सबको 2-2 घंटे आपस में मॉक कराया जाता था। आपस में मॉक, एक जेन्युइन मॉक तो होता ही है, आपस में मॉक कराया जाता था, और वो 4-4 घंटे ये लोग करके जाते थे इंटरव्यू टाइम में।
तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उस दौरान इन लोगों का बढ़ा, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि वो बढ़ा, क्योंकि मैं स्पेशली दिशा प्रोग्राम इनके सेंटर पे जाके रखा था मैंने। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि इनको ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पीटी निकला हो, मेंस निकल गया हो, तो एक्साइटमेंट तो होती है, नर्वसनेस भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट किया था कि इनको पहली ही बार में सफल हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे छात्र रह गए हमारे जो पहली बार में नहीं हो पाए, लेकिन वो इतने हद तक जरूर हो गए हैं कि अगली बार कर लेंगे। तो मैम आप किस प्रोग्राम से जुड़ी थी एडिटोरिया से? सर फाउंडेशन से ही ये जुड़ी थी। पीटी से लेकर PT के से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक इसमें तो सारा कुछ इनको मिला होगा, और ये एक अच्छा टाइम इन्होंने यहाँ पर दिया है। हाँ, जिसकी ये वजह से मैंने सफलता- 69th मेंस के टाइम आई थी, फिर 70वीं के पीटी मेंस इंटरव्यू, इवन 71st भी यहाँ से ये मेंस लिखी हैं, लगातार मेंस लिख रही हैं। और 67 का भी इन्होंने दिया था, लेकिन उस टाइम फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रही हैं ये। तो फाउंडेशन बैच में मैम, फाउंडेशन बैच में आपने एडमिशन लिया, तो एक पूरा जिस्ट अगर आप बता सके कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी आपको, और सबसे ज़्यादा अच्छा उसमें कौन सी सुविधा थी? सर जब हम एडमिशन लिए थे तो पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि मेरे पिताजी जिद पे आ रहे थे कि तुमको दिल्ली ही जाना है, पटना में कोई ऐसा टीचर नहीं ये है भी जो एक समस्या पढ़ाएगा। रहती है, सर। तो हम उनको भरोसा दिलाए थे कि आपको रिजल्ट चाहिए हम देंगे, बस दूसरा सवाल मत कीजिएगा। और हम यहाँ आ गए, और आज लगता है उनको कि मेरा डिसीजन सही साबित हुआ, आज मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपने कोट किया ये चीज़? यस सर, बिल्कुल। उस दिन पिताजी को से सम्मानित हमने किए थे मिला सर। भी, तो मिले भी हम, और पिताजी को भी मैंने सम्मानित किया कि आपने क्योंकि उनका जो एक स्ट्रगल था वो सुन के मुझे बहुत अंदर तक हर्ट, मतलब अंदर तक फीलिंग आई कि उन्होंने 16 साल से अपनी बच्ची को दूर रखा है पढ़ने के लिए ड्यूरिंग द स्कूलिंग और ग्रेजुएशन। और ऋचा की मम्मी भी जो है वो 16 सालों से इनके साथ रह रही है इनको पढ़ाने के लिए, और वो अकेले घर पे काम करते हैं, अपना जो जॉब है उनका। सर ये जो सुरक्षा वाला बात बोले थे ना, पिताजी को इसी बात का डर रहता था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, बस सेफ्टी के लिए वो हमेशा मेरी मम्मी को साथ कभी छोड़े ही नहीं, अकेले की नहीं रहेगी। तो ये सब प्रॉब्लम आता है लड़कियों के साथ। और एडुटेरिया में आपको ये कंफर्ट, मुझे उम्मीद है कि जरूर मिला बिल्कुल होगा। सर, कभी कोई गलत कमेंट तक नहीं आया 2.5 साल में। किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि कुछ बोल दे एक भी लाइन। ये सर आपका ये एक्चुअली संस्थान पर बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो सिर्फ केवल पढ़ते नहीं हैं, संस्थान पर भरोसा करते हैं। आपको एक रोचक बात बताऊं कि ये आपसे भी पढ़ी हुई है, लेकिन संस्थान पर भरोसा किसको कहते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि हमने कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ, अल्टीमेट भरोसा किस चीज़ को कहते हैं? वो कहते हैं ये जो लोग बता रहे हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक संस्थान ने इनका दामन पकड़ के रखा है और इन्होंने संस्थान का हाथ पकड़ के रखा है, इस भरोसे पर कि लास्ट में ये संस्थान पार करा कर ले जाएगा। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इनकी मेहनत में हमारी मेहनत थोड़ी कम है, इनकी मेहनत कहीं ज़्यादा है। तो हर सफल कहानी के पीछे हमारा मार्गदर्शन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है संस्थान की, और जो इनकी अपनी मेहनत है, भाई बता तो सबको दिया जाता है, बताया तो सबको, जैसे इन्होंने कहा कि सर ने बताया था, या किसी ने कहा कि 3 बार लिखने का बताया था, लेकिन उसको फॉलो कितने लोगों ने किया। तो ये स्टूडेंट्स को भी समझना है कि उन्हीं बताई हुई चीज़ों पर अमल करके और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और जब इग्नोर करते हैं आप तो फिर अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल हो जाते हैं। वो नहीं करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस बार कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अंग्रेजी माध्यम के ही केवल बच्चे पास किए हैं जी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या माध्यम रहा है? सर मेरा माध्यम हिंदी रहा है, और एक बात इससे और जुड़ा हुआ है सर। जब हम यहाँ आए थे तो मेरे मेंटर रवि सर थे, तो हम उनको बोले कि सर इंग्लिश मीडियम वाले का रिजल्ट होता है, हमको इनको बीट करना है, आप तरीका बताइए। तो वो एक ही लाइन बोले थे, और बोले थे कि आप दूसरों से कंपटीशन मत कीजिए, आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए, और आपका जितना नंबर आ रहा है अगली बार कोशिश कीजिए कि उसको और ज़्यादा करें। और मेरा सिर्फ उसके बाद से ये नहीं था कि मेरा पीडीएफ में कितना रैंक आ रहा है, टेस्ट के पीडीएफ में, हमको सिर्फ अपने आप को ऊपर ले जाने पे फोकस करते थे, और मेरा लास्ट क्लास तक टॉप 10 तक रिजल्ट आने लगा था। तो ये लाइन मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित। और ये लाइन आप व्यूअर्स के लिए, खास तौर से जब आप एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मीडियम थोड़ा बताइए। मेरा मीडियम हिंदी है सर। हिंदी माध्यम से थी आप,
जी सर, मेरा भी हिंदी माध्यम। सर इंग्लिश मीडियम था मेरा। सर मैं हिंदी मीडियम से ही रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन, ठीक है, ये इस बार होता है, जैसे कई बार ये उतार चढ़ाव आएंगे, जैसे 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें अंग्रेजी माध्यम के छात्र थोड़े पीछे रह गए थे, हिंदी माध्यम की ज़्यादा सफलता हुई थी, किसी साल थोड़ा ये होता रहता है, और ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से नहीं हुए। दूसरा जो एक मैं प्रश्न सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपने नीचे देखा होगा हमारी लगभग 100-150 लोगों की टीम है जो कंटेंट पे काम करती है पूरी तरह से। आपके लिए जो मटेरियल्स मिलता है, जो मॉडल आंसर मिलता है, जो आपके कॉपी को चेक किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, हमारी मेंटर्स टीम, टीचर्स टीम, बहुत सारे। तो वो जो कंटेंट मिलता था वो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा और उस पर कितना भरोसा था आप लोगों को? क्योंकि वो भी ये जानना जरूर चाहते हैं कि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों तक किस रूप में पहुंचता है। हाँ बिल्कुल सर, वो जो कंटेंट है, चाहे वो नोट्स हो या फिर जो करंट अफेयर की मैगजीन आती थी वार्षिकी, या फिर जो मेंस के टाइम पे हम लोगों को मिलता था, वो सर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं तो उसी पे काम किया पूरा। हमारे कई मित्र थे हमारे साथ तैयारी करने वाले, वो बोलते थे कि फलाने कोचिंग का आया है, वो फलाने सर का आया है, वो वाली मैगज़ीन भी देख लो। मैं किसी मैगज़ीन को नहीं देखता था सर, और साथ में ये भी कि फलाने सर ये सलाह दे रहे हैं और वो सर वो सलाह दे रहे हैं, मैं वो भी नहीं मानता था। क्योंकि हमारे एक सर ने मुझे सलाह दिया था शुरू में कि एक नाव पे रहना, पार लग जाओगे, 3-4 नाव पे चढ़ोगे तो रह जाओगे बीच में। तो सर मैं एक ही नाव पे भरोसा करते रह गया, सर पार कर गया। सर आप बताइए। सर कंटेंट काफ़ी रिलायबल था, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि जो भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन होते थे उसमें फ्लो चार्ट्स और ये डायग्राम्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था, आई कैचिंग लगता था, जिसको मैंने अपने नोट्स और फिर आंसर राइटिंग में इनकलकेट किया था बाद में। ऋचा आप बताइए। सर मेंस के लिए स्पेशली बताना चाहूँगी कि जो मटेरियल मिलता था तो पूरा होलिस्टिक वे में एक ही साथ मिल जाता था। पहले इससे पहले होता था कि हमको इस बुक से भी थोड़ा सा, इस बुक से सिनॉप्सिस बनाना है, और एक साथ सब मिल जाता था, तो फिर हम उसको क्रक्स के रूप में एक सिनॉप्सिस बना लेते थे। तो ये बहुत हेल्पफुल था कि हमको 10 जगह नहीं घूमना पड़ रहा है 10 बुक में, सिर्फ आँख बंद करके कि हाँ हमको सारा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, बस उसको क्रिस्प नोट्स बना लेना है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा। सर कंटेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात इसमें एरर बहुत कम रहते हैं। ये किसी भी मतलब नोट्स पे भरोसा करने के लिए बहुत है, क्योंकि मैं किसी भी बुक से पढ़ती अगर उसमें एरर निकल गया तो मुझे उस बुक को फिर देखने का भी मन नहीं करता। लेकिन एडिटोरिया के साथ मैं आँख मूंद करके भरोसा कर सकती हूँ, यहाँ इसमें कुछ भी एरर नहीं हो सकता। यही रीज़न है कि हमारी टीम के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि ऐसा कंटेंट देना है जो थोड़ा एरर फ्री हो। हालांकि मानव ही हैं, कोई एआई काम नहीं कर रहा है हमारे बदले में, हमारी टीम के बदले में, तो शायद कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि 99% एकदम श्योर हो कि एक अच्छा कंटेंट जाए, एरर फ्री जाए और एक यूनिक जाए, थोड़ा अपना उसमें इनपुट हो जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। जी सर, और एरर होने पर सर उसका क्लियर भी कर देते थे आप। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़। कभी अगर गलती रहती थी तो मैं क्लास में जाता था तो मैं पहले ही बता देता था कि ये वाला पॉइंट हटा देना, ये इसमें गलती रह गई। गलती से डेट अगर 1942 है, गलती से 1943 लिखा गया है, तो वो मैं पहले ही बता देता था कि ये वाला पॉइंट एक ठीक कर लीजिएगा, बाकी कहीं कोई गलती नहीं है। हाँ, इसमें एक बार पूछ सकते हैं, मैं सभी लोगों को एक बात पूछना चाहूँगा, कोई रोचक अपने लाइफ की कहानी हो जो इस पूरे सफलता की जर्नी में हो, जो हम लोगों के साथ साझा करना चाहें। सर जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने गई थी 65th का, तो मुझे अच्छे से पता भी नहीं था कि बीपीएससी क्या होता है। तो मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ था ना कि हल्ला हो गया था कि क्वेश्चन लीक हो गया, और एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था उस सेंटर पे। तो 3 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो और ये न्यूज़ कहीं पूरे बिहार में कहीं नहीं आया था बाहर। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे डीएम मैडम आई, और इतना मतलब बहुत बड़ा आंदोलन जैसा होने लगा था, लेकिन वो इस तरीके से उसको हैंडल की ना कि मतलब चारों तरफ कर्फ्यू लगा दी, 144 लगा दी, ना वहाँ मीडिया पहुँच पाया, ना ये खबर पहुँच पाया, और मतलब सारे बच्चों को इतने अच्छे से शांत कर दी और बहुत शांति से एकदम एग्ज़ाम ले ली। तो उस दिन हम उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, फिर लगा कि हमको भी करना चाहिए, अब जानना चाहिए कि बीपीएससी क्या होता है। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ कि नहीं हमको भी करना है। मैं जब एएसआई स्टेनो को पद पर बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में पदस्थापित हुई,
वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे बीपीएससी करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स को से मिली, तब मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कर सकती हूँ इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर सर एक और रोचक बात है कि मैंने पीटी दिया, पीटी के बाद मैंने मेंस स्टार्ट की और 2 मंथ में मैंने 67th मात्र, और मैंने उसको कर ली, मतलब इंटरव्यू तक पहुंच गई, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया उसमें। लेकिन उसके बाद मैं एडिटोरिया पर जुड़ी रही और फाइनली मैं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाई। खूब सारी शुभकामनाएं एक बार सभी से। इन सभी सफल अधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आगामी नए सफ़र के लिए, और शुभकामनाएं एडुटेरिया को भी, एडुटेरिया के फाउंडर। हाँ, एक चीज़ जो अभी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज इस तरह के आ रहे हैं कि सर प्रवीण सर सिर्फ डीएसपी और एसडीएम वाले को ही पहले बुला रहे हैं, उन्हीं को कॉल जा रहा है, उन्हीं को मैसेज जा रहा है, हम लोगों को नहीं पूछ रहे हैं, लग रहा है कि रैंक अच्छा नहीं। ये मानना बहुत ही गलत है, क्योंकि आप एक बिहार के सबसे उच्चतम स्तर के परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा को आप पास किए हैं, तो आपका कोई भी रैंक आपकी योग्यता को कम नहीं बता रहा है कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, रैंक कई बार ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आपने सबसे अच्छे एग्ज़ाम को पास किया है, तो ये आपको खुशी होनी चाहिए और हमें भी खुशी है। और बारी बारी से हम जिस भी रैंक से जुड़े हुए छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे लिए तो ये गौरव का विषय है ना कि हमारे से जुड़े हुए छात्र किसी भी पद पर चयनित हुए हैं सिविल सेवा में, तो एक संस्थान का तो ये मेन मोटो यही होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे रैंक पे, अच्छे पदों पे जाते हुए देखे। तो अगर सिविल सेवा के पीडीएफ की लिस्ट में उनका कहीं भी नाम है तो हमारे लिए उतने ही बहुमूल्य है। और अब बारी बारी से हम सबसे मिलेंगे। साथ ही एक आप लोगों को मैं अभी भी जानकारी दे रहा हूँ कि एक हम लोग सम्मिलित सम्मान समारोह भी करने वाले हैं, जिसमें सभी छात्र जो एडुटेरिया से सम्मिलित रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया में, वो सभी एक दिन उपस्थित रहेंगे और हम सबका फिर से दोबारा एक समायोजित रूप से सम्मान कार्यक्रम करेंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। रीचा की एक बात मुझे याद आ गई है, ये सरस्वती पूजा का आयोजन था सेंटर पे, हाँ सॉरी, टीचर्स डे का आयोजन था। और टीचर्स डे के दौरान क्या होता है, बच्चे कई बार आते हैं कि सर एक सेल्फी हो जाए और इस तरह का, तो काफ़ी भीड़ लग गई, सारे बच्चे सेल्फी लेना चाह रहे थे और रीचा को जगह नहीं मिल रहा था, वो पीछे छूट रही थी। तो वो बाद में ही आई सबसे लेट से और बोली कि सर आज जो है मैं ठीक से सेल्फी नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन जिस दिन मैं ऑफिसर बन के आऊँगी उस दिन मैं अच्छे से आपके साथ सेल्फी लूँगी। तो आज तो सेल्फी क्या, हम लोग साथ में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। नहीं, इस बात पर एक सेल्फी भी बनती ही है। अब आज क्योंकि इन्होंने इतने दिन का सपना अपना पूरा किया है सेल्फी का, तो सेल्फी तो एक ले ही लेते हैं। और एक ऋचा का अलग से सेल्फी होना चाहिए। चलिए सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सर। चलिए, ये कार्यक्रम चलता रहेगा और सफलता की कहानी आगे बढ़ती रहेगी। जुड़े रहिएगा। मेंटोर्स हैं यहाँ पर, टीचर्स हैं और अब हमारे साथ अधिकारी भी हैं। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।